हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे एस्टेरेसी या कंपोजिटी फैमिली के बारे में। इसको सनफ्लावर फैमिली बोला जाता है और बहुत बेसिक सा सवाल जो प्रीवियस ईयर में यहाँ से पूछा गया है, वी के लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड फैमिली ऑफ डाइकॉट इज एस्टेरेसी। नीट एग्जाम में कुछ फैमिलीज नहीं ऐड हुई, उनमें से एक मालवेसी है और एस्टेरेसी और पोएसी। कुछ सवाल याद कर लेते हैं एस्टेरेसी से रिलेटेड, और हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि इस फैमिली में कुछ टर्म्स ऐसी यूज हुई हैं जो कि ऑलरेडी आप मॉर्फोलॉजी चैप्टर में सुन चुके हैं। तो वही सवाल आपको ज्यादा फोकस करना है कि नीट एग्जाम में वहीं के आसपास से कुछ क्वेश्चन, एक दो टर्म्स इसमें नहीं ऐड हुई हैं, उन पर बात करनी। तो सबसे पहले याद कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। सनफ्लावर फैमिली एस्ट्रेसी की इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में रहेगा सनफ्लावर, हेलियंथस। इसके अलावा मैरीगोल्ड, टगेटस। इसके अलावा पार्थेनियम, जिसको कि आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में सुन रखा है कि मेजर कंट्रीब्यूटर टू पॉलन एनर्जी इज पार्थेनियम। इसके अलावा इसमें एक एग्जाम्पल हम याद करेंगे क्राइजेंथेमम, और इसके अलावा एक एग्जाम्पल दहलिया। दहलिया को आपने फैसिकुलेटेड रूट में याद किया हुआ है मॉर्फोलॉजी के अंदर, यानी एज अ फूड इसको इस्तेमाल किया था। इसका तो ऑयल इस्तेमाल किया था, एडिबल ऑयल है, ऑर्नामेंटल सजावट में इस्तेमाल होता है। मैरीगोल्ड भी सजावट में इस्तेमाल होता है। ये खैर कंट्रीब्यूटर है, इसका तो नेगेटिव पॉइंट ही है कि ये मेजर कंट्रीब्यूटर पॉलन एनर्जी। क्राइजेंथेमम देखने में समझ में आ रहा है कि ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, और उधर ये मॉर्फोलॉजी में आपने शक्कर की एग्जाम्पल में पढ़ा होगा। और ये दहलिया जो है ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट। इस फैमिली का एक बहुत शानदार सवाल ये है कि इसके अंदर जो कैलिक्स है, सेपल्स, दे आर मॉडिफाइड इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेपस। तो आपसे इस सवाल पूछा जा सकता है कि द मॉडिफाइड कैलिक्स इन द एस्टेरेसी इज कॉल्ड पेपस। प्रीवियस ईयर में सवाल आया भी है जब नीट एग्जाम के लिए एस्टेरेसी फैमिली पढ़ाई जा सकती थी। तो कैलिक्स इज मॉडिफाइड टू हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेपस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर पेपस, और ये छोटे छोटे इसमें सीड नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैलिक्स है ये इसमें परसिस्ट करता है। तो परसिस्टेंट कैलिक्स का भी सवाल बन सकता है कि परसिस्टेंट कैलिक्स किस में देखा जाता है। ऑलरेडी जब आप पढ़ रहे थे उधर मालवेसी फैमिली, वहां पर भी आपने परसिस्टेंट कैलिक्स लफ्ज सुना है, और जो सोलानेसी पोटैटो फैमिली, वहां पर भी आपने परसिस्टेंट कैलिक्स लफ्ज सुना है। अगर कोई बात रिपीट हो रही है तो ये भी याद रखना जरूरी, कहाँ कहाँ पर आपने ये टर्म सुन रखी है। तो बहुत शानदार सवाल, पेपस यानी कि कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेपस। ये लाइन याद रखनी। कौन सी फैमिली सुना आपने? एस्टेरेसी। इधर जो सवाल बनते हैं मेनली वो सनफ्लावर से ही बनते हैं। सनफ्लावर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक पहला बहुत बेसिक सा क्वेश्चन तो ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि 4 फ्लावर के नाम दे रखे हैं, पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लावर। सनफ्लावर इज नॉट अ फ्लावर, इट इज एन इनफ्लोरेसेंस। इस इनफ्लोरेसेंस को हेड या कैपिट्यूलम बोलते हैं, और यहाँ पर ये सारे के सारे ये छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, ये भी छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, ये भी फ्लावर्स, इसलिए इनको बोला जाता है फ्लोरेट्स। ये रेज की तरह है तो इन्हें बोला जाता है रे फ्लोरेट्स, और ये डिस्क शेप में ऊपर देखेंगे छोटे छोटे, तो ये कहलाते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। डिस्क फ्लोरेट्स और रे फ्लोरेट्स, इनको आप इसी एंगल पर, एक ही एंगल पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं जो रे फ्लोरेट्स हैं जाइगोमॉर्फिक है, और जो डिस्क शेप्ड है उससे तो जाहिर है आप किसी भी एंगल पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो डिस्क फ्लोरेट है वो एक्टिनोमॉर्फिक, रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक है, और डिस्क फ्लोरेट जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक। ये बात आप यहाँ पर याद रखें। एक और बहुत शानदार सवाल जो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ये याद करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा कि इसमें जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर होती है, इन्फीरियर ओवरी। अगर आपने याद किया हो कि उधर जो टाइप्स ऑफ फ्लावर थे ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, इस तरीके के फ्लावर को उधर एग्जाम्पल भी रे फ्लोरेट दे रखा है, एपिगैनस फ्लावर बोला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी फैमिली में एपिगैनस फ्लावर देखे जाते हैं, या फिर इन्फीरियर ओवरी कौन सी फैमिली में देखी जाती है, तो दोनों में आंसर जाएगा एस्टेरेसी या फिर कंपोजिट या सनफ्लावर फैमिली। तो हम दोनों डायग्राम बना देते हैं, एक रे फ्लोरेट्स का और एक डिस्क फ्लोरेट्स का, और उस फ्लोरल डायग्राम से इनके फ्लोरल फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं। तो इधर आपके सामने बना हुआ है ये रे फ्लोरेट का डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम, और इधर ये बना हुआ है डिस्क फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम। ये बाहर डॉट डॉट इसलिए दिखाए गए हैं कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो कैलिक्स है वो मॉडिफाई हो गया इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है पेपस। तो जब कैलिक्स लिखा जाएगा तो वहां पर के और पी बना देंगे, पी फॉर पेपस, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और ये भी आप याद रखिएगा कि जैसे आपने उधर पढ़ा था मालवेसी में, उधर लीलिएसी में भी सुना था, और इधर एस्ट्रेसी में कि इनके अंदर ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं, द रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल। तो इनमें ब्रैक्ट्स हैं, है ना। तो एस्ट्रेसी फैमिली में ब्रैक्ट्स हैं, तो ब्रैक्ट्स होते हैं तो उसका बी आर बना देते हैं। इधर हम अभी बात कर रहे थे रे फ्लोरेट जो है वो जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक का सिंबल ये परसेंटेज के स्टाइल में रहता है, और जो डिस्क फ्लोरेट है ये एक्टिनोमॉर्फिक रहते हैं, तो इसके लिए हम ये गोले में से प्लस बना देते हैं। अच्छा, ये जो रे फ्लोरेट्स होते हैं इनमें एंड्रोशियम नहीं होते,
सिर्फ गाइनोशियम होता है, यानी ये फ्लावर है यूनिसेक्सुअल। अगर सिर्फ फीमेल पार्ट होता है, सिर्फ पिस्टिल होता है, इस तरह फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर बोला जाता है। तो रे फ्लोरेट्स होते हैं पिस्टिलेट, तो उसका सिंबल इस तरीके से बना देंगे हम, है ना। और इधर आप देख सकते हैं कि एंथर भी दिखाए गए हैं, और ये बीच में मतलब एंड्रोशियम भी है, बीच में गाइनोशियम भी दिखा रखा है, यानी मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद हैं। तो इस फ्लावर को डिस्फ्लोरेट को बोला जाएगा कि ये होते हैं बाइसेक्सुअल। एक और बात जो उधर एंथर के टॉपिक में पढ़ाई जाती है, वहां पर आप यहाँ देख सकते हैं कि तो जो है स्टेमिस जो है एंड्रोशियम जो है, दे आर फ्यूज बाय एंथर। अगर एंथर आपस में फ्यूज होते हैं और फिलामेंट फ्री होते हैं, इसे सिंजेनेसिस बोला जाता है, सिंजेनेसिस। क्योंकि मालवेसी फैमिली में आपने सुना था कि एंथर फ्री थे और जो फिलामेंट थे दे आर फ्यूज टुगेदर इन वन बंडल, उसे मोनोएडल्फस बोला गया। तो ये बहुत शानदार सवाल है यहाँ से एस्ट्रेसी फैमिली से, कि आपसे पूछा जा सकता है सिंजेनेसिस कंडीशन कि मतलब एंथर फ्यूज्ड और फिलामेंट फ्री हो किस में देखा जाता है, तो आप बोलेंगे सिंजेनेसिस कंडीशन एस्ट्रेसी के अंदर देखा जाता है। आपको याद हो सोलनेसी फैमिली के अंदर आपने वाली बात सुनी थी कि जो एंथर होते हैं दे आर अटैच विद द, तो स्टेमिन जो है दे आर अटैच विद द पेटल, और इस कंडीशन को एपिपेटलस बोला जाता है। एपिपेटलस कंडीशन आपने सोलनेसी में भी सुनी थी, और एपिपेटलस कंडीशन आपने मालवेसी में भी सुनी थी, और एपिपेटलस कंडीशन आपको यहाँ एस्ट्रेसी फैमिली में भी दिख रही है, लेकिन डिस्फ्लोरेट में दिख रही है ना। रे फ्लोरेट में तो एंड्रोशियम है ही नहीं, इधर की साइड मौजूद है। तो ये बात आप याद रख लेंगे कि एपिपेटलस कंडीशन इज फाउंड इन, तो आप बोल देंगे एस्ट्रेसी फैमिली देखी जाती है डिस्फ्लोरेट के अंदर। डिस्फ्लोरेट के अंदर ही आपको सिंजेनेसिस कंडीशन मिलती है, और यहीं पर आपको एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। इधर आप बीच में गाइनोशियम में देख सकते हैं कि लग रहा है देखने में साफ साफ कि इसका दो कार्पस के फ्यूज होने से बनी, तो गाइनोशियम इसमें रहेगी बाइकार्पेलरी, फ्यूजन हो चुका है तो सिन कार्पस, तो G2 उस पर लगा देंगे हम ब्रैकेट। ये हम पहले से ही याद कर चुके हैं फ्लोरल डायग्राम, तो क्योंकि ऊपर से देखा जाता है पता नहीं चल सकता, ऐसे साइड से पता चलेगा ओवरी सुपीरियर इन्फीरियर, लेकिन जैसे कि हमने याद ही कर लिया है कि फ्लावर एपिगाइनस होते हैं, ओवरी इसके अंदर इन्फीरियर होती है, तो लाइन ऊपर खींची जाएगी ये शो करने के लिए कि इन्फीरियर ओवरी है। एपिपेटलस कंडीशन दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसे आर्च बना दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा तो कैलिक्स में तो आप लिख देंगे के आगे पी, यानी कि पेपल्स है हेयर लाइक स्ट्रक्चर में। उसके बाद कोरोला, कोरोला में आप देख सकते हैं पेटल्स हैं, 5 पेटल्स है रे फ्लोरेट्स में भी, और 5 पेटल्स है डिस्फ्लोरेट्स में भी, जो कि सब की सब आपस में जुड़ी हुई है। यानी आप बोल सकते हैं कि यहाँ दिख रहा है गैमोपेटलस कंडीशन, है ना। अगर पेटल्स फ्यूज होती है तो गैमोपेटलस बोला जाता है, और एंड टू एंड जुड़ी हुई है बिना ओवरलैपिंग तो वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेटल्स हैं यहाँ पर, यानी कि कोरोला के अंदर वॉल्वेट एस्टिवेशन देखा जाता है, गैमोपेटलस कंडीशन देखी जाती है, C5 और सबके सब फ्यूज हैं, तो उसका आगे हम लगा देंगे ब्रैकेट, चाहे वो रे फ्लोरेट हो चाहे वो डिस्फ्लोरेट। उसके बाद इधर रे फ्लोरेट में जैसे कि एंड्रोशियम तो है ही नहीं, तो ए के आगे हम बना देंगे 0। गाइनोशियम में बाइकार्पेलरी है G2 और ब्रैकेट लगा देंगे। ओवरी क्योंकि इंफीरियर होती है इसलिए ऊपर एक लाइन बना देंगे। इधर एंड्रोशियम है और 5 हमें स्टेमिन नजर आ रहे हैं, तो ए के आगे 5, और इसके अलावा यहाँ पर दूसरी बात क्योंकि सिंजेनेसिस कंडीशन है आपस में फ्यूज है, तो उस पर ब्रैकेट लगाना भी जरूरी है, लेकिन स्टेमिन्स पेटल से भी जुड़े हुए हैं इसलिए ऊपर एक आर्च बना देंगे। गाइनोशियम G2 बाइकार्पेलिस इनकार्पस गाइनोशियम है, ओवरी इंफीरियर, तो ऊपर एक लाइन हम यहाँ पर बना देंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात समझ में आई हमें कि इन्फ्लोरेसेंस का सवाल हमने पहले याद कर लिया कि इसमें हेड या कैपिटल इन्फ्लोरेसेंस है। फ्लावर्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं, जैसे कि रे फ्लोरेट तो आप बोलेंगे इसमें यूनिसेक्सुअल है, और डिस्फ्लोरेट तो आप इसमें बोलेंगे बाइसेक्सुअल, तो आप बोलेंगे यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। कैलिक्स का तो सवाल ही मशहूर है कि एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर देखा जाता है कि कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेपस। परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। कोरोला के अंदर 5 पेटल्स हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड हैं, गैमेपेटलस कंडीशन है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम में, रे फ्लोरेट्स में तो होते नहीं, डिस्फ्लोरेट्स के अंदर आप 5 स्टैमेंस हैं जो कि सिंजेनेसिस कंडीशन शो करते हैं, ये वाली बात आप याद रखेंगे। गाइनोशियम के अंदर बाइकार्पेलिस इनकार्पस गाइनोशियम है, और इसके अलावा ओवरी इंफीरियर होती है, ये वाली बात भी आप यहाँ पर याद रखें। फ्रूट पर सवाल मुश्किल ये है कि आपसे यहाँ से पूछा जाए क्योंकि आपके सिलेबस में सिप्सेला फ्रूट है नहीं, ये भी फ्रूट भी बाहर से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पेपस से कवर्ड रहता है, तो इधर फ्रूट सिप्सेला आप याद रख सकते हैं। सीड्स क्योंकि डाइकॉट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक रहेंगे। प्लेसेंटेशन का आंसर आपने ऑलरेडी प्लेसेंटेशन पढ़ रखा है, वहां पर बेसल प्लेसेंटेशन में सनफ्लावर मैरीगोल्ड लफ्ज आया था, तो आप वहीं से सोचकर भी बोल सकते हैं कि प्लेसेंटेशन में बेसल रहेगा। तो एस्ट्रेसी फैमिली का प्लेसेंटेशन का सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी एनसीईआरटी में दूसरे टॉपिक में दे रखा है बेसल। इसके अलावा सवाल परसिस्टेंट कैलिक्स वाला इंपॉर्टेंट है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेपस, ये तो काफी मशहूर क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना चाहिए। रे फ्लोरेट डिस्फ्लोरेट वाला सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लावर, तो आप आंसर लगा देंगे सनफ्लावर इज नॉट अ फ्लावर, ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, इस इन्फ्लोरेसेंस को हेड या कैपिट्यूलम बोला जाता है। रे फ्लोरेट्स के अंदर एंड्रोशियम नहीं होते, पिस्टिलेट फ्लावर्स हैं, और इधर डिस्फ्लोरेट्स के अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों ही होते हैं।
इधर जब स्टेमस होते हैं, एंड्रोशियम स्टेमस होते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि वो एंथर से फ्यूज होते हैं, इस कंडीशन को सिंजेनेसिस बोला जाता है। इसके अलावा स्टेमस पेटल से भी जुड़े होते हैं, इसे एपिपेटालस कंडीशन बोला जाता है। दोनों में ही गायनोशियम के अंदर ओवरी इंफीरियर है, बाइकार्पिलरी सिनकार्पस गायनोशियम यानी कि आपस में फ्यूज्ड। क्या इतनी बात याद रही? बस इतना ही है इसके अंदर। तो आप इम्पोर्टेंट जब एक्स्ट्रा फैमिली जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं कि हमें बिल्कुल ग्रेजुएशन वाले स्टाइल में पढ़ लेना इन चीज़ों को, उसमें जो टर्म्स हमारे चैप्टर्स में रिपीट हुई हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। एपिपेटालस हुआ, सिंजेनेसिस हुआ, परसिस्टेंट कैलिक्स हुआ, ये बातें थोड़ा याद रखनी। ठीक। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एक मोनोकॉट फैमिली, इसका नाम है पोएसी, इसको ग्रैमनी बोला जाता है। इंडियन फ्लोरा की सबसे बड़ी फैमिली यही है। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द इंडियन फ्लोरा, मतलब काफ़ी सारे फूड आइटम्स, अनाज हैं जो कि आपने इस फैमिली में सुने। सबसे पहले उन्हें याद कर ले एग्जाम्पल्स के तौर पर। जैसे कि आपको ये बात मालूम है, गन्ने का प्रोडक्शन एशिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होता है, सैकरम ऑफिसिनेरम। गन्ना इसी फैमिली को बिलोंग करता है, पोएसी ग्रैमी। इसके अलावा बैम्बू भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो वीट है, मेज़ है, राइस है, बार्ले है, सोरगम है, ओट्स है, राई है, ये सब के सब इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। सोरगम, राई है, बाजरा है, ओट्स है, सब के सब इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। इस फैमिली का जो सबसे मशहूर सवाल है वो इन्फ्लोरेसेंस का है कि पोएसी फैमिली के अंदर इन्फ्लोरेसेंस कैसी पाई जाती है। तो आपको आंसर देना है स्पाइक, ये स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। गेहूं की बाली, ये स्पाइक, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं स्पाइकलेट, जैसे काउंटिंग दिखा रखी है, इसमें 20 स्पाइकलेट्स। अगर आप एक स्पाइकलेट को देखेंगे तो इसमें आपको कई सारे फ्लोरेट्स, छोटे छोटे फ्लावर नजर आएंगे, फ्लोरेट्स नजर आते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस है इसमें स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है ना, स्पाइकलेट कॉम्बिनेशन है कई सारे फ्लोरेट्स। एक और डायग्राम देखिए, इसमें ये आपको स्पाइक दिखा रखी है, स्पाइक के अंदर में मेंशन कर रखा है स्पाइकलेट। अब एक स्पाइकलेट को उन्होंने यहाँ दिखाया, इसके अंदर 3 से 5 फ्लोरेट्स नजर आते हैं। तो जो फ्लावरिंग यूनिट है इसकी वो ये है स्पाइकलेट। आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं कि जो ये फ्लोरेट्स मतलब फ्लावर्स ही हो गए हैं ना, छोटे छोटे फ्लावर्स, कि इसमें सिमेट्री जो है वो कि एक ही एंगल पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स हो गए इसके, है ना। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ऊपर की साइड और नीचे की साइड कवरिंग दिखा रखी, ये सब के सब ब्रैक्ट्स, रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल। इन ब्रैक्ट्स के नाम है जैसे पैलिया है, लैमा है, ग्लूम है। ये सब नाम याद नहीं करने आपको, है ना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो एक्स्ट्रा एडिशन ऐड हुआ है इसके अंदर। तो इससे बस ये बात याद रख लें कि इसमें मोनोकॉट फैमिली से ब्रैक्ट्स देखे जाते हैं। वैसे आपको याद होगा कि उधर जब लिलियेसी फैमिली आप पढ़ रहे थे वहां पर भी आपने ब्रैक्ट्स लफ्ज़ सुना था। इत्तेफाक वाली बात है, जितनी भी नई फैमिलीज ऐड हुई हैं, जैसे मालवेसी हुआ, स्टेरेसी हुआ या पोएसी हुआ, इन सब के अंदर ब्रैक्ट्स हैं। तो आप ये याद कर लें कि उधर मोनोकॉट फैमिली लिलियेसी ब्रैक्ट्स पढ़ा था आपने, और इधर जितनी भी नई फैमिलीज ऐड हुई सब में आपको फ्लोरल फॉर्मूले में ब्रैक्ट्स लफ्ज़ बोलना ही है। तो ये सब आपको इनके अंदर ब्रैक्ट्स दिखा रखे हैं। इसके अलावा जब आपने विंड पॉलिनेशन पढ़ा था वहां पर आपने याद किया होगा कि इसमें फेदरी स्टिग्मा पाया जाता है ना, तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं तो यहाँ पर फेदरी स्टिग्मा देखने को मिलता है। एक ज़ाइगोमॉर्फिक वाला पॉइंट हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। हर एक फ्लोरेट्स के अंदर आपको ये 3 स्टेमन्स दिखा रखे हैं इन्होंने, 3 से 6 तक होते हैं वैसे, है ना। अब एक फ्लोरेट का इधर ये फ्लोरल डायग्राम दिखाया हुआ है। इस फ्लोरल डायग्राम में ये ऊपर की साइड दिखाया हुआ है कि कवरिंग है पैलिया, नीचे की साइड ग्लूम, ये सब ब्रैक्ट्स हैं। तो आप बस ये याद कर लें कि अंदर ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। और अंदर ये छोटे छोटे 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, ये टेपल टेपल आपने लिलियेसी में भी सुना था। तो 2 टेपल है, यानी पैरियथ में 2 बना देंगे, अलग अलग है P2 और ब्रैकेट नहीं बनाएंगे। 3 यहाँ पर हमने स्टेमन्स दिखा रखे हैं, तो A3 3 से 6 के बीच होते हैं, तो A3 और 6 लिख देंगे, ब्रैकेट नहीं बनाएंगे क्योंकि सबके सब अलग अलग है। तो जब सब अलग अलग होते हैं स्टेमन्स हम बोला देते हैं उसको पॉलीएंड्रस, है ना। अच्छा, और इसके अलावा जो गाइनोशियम होता है वो मोनोकार्पिलरी भी हो सकता है, डायग्राम में तो मोनो ही दिखाया गया है, और ट्राइकार्पिलरी भी हो सकता है। तो G1 या G3 लिख देंगे। अगर ट्राइकार्पिलरी होगा तो सिनकार्पस होगा, ब्रैकेट लगा देंगे। और ओवरी होती है सुपीरियर, तो लाइन नीचे खींच देंगे। बस इतनी सी बात इसके अंदर आपको याद रखनी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसका इन्फ्लोरेसेंस का है, ग्रैमनी पोएसी का, तो आप बोल देंगे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। फ्लावर्स कैसे होंगे, ब्रैक्ट्स तो होते ही हैं, बाइसेक्सुअल होंगे, मेल फीमेल सेक्स होंगे, दोनों नजर आ रहे हैं। और आपने फ्लोरेट वाले डायग्राम में देख लिया था कि इसके अंदर आपको जाइगोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा पेरियथ में आप देख सकते हैं यहाँ 2 टेपल्स हैं अलग अलग, एंड्रोशियम 3 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन यानी सारे के सारे अलग होंगे। और एक आपने विंड पॉलिनेशन सवाल याद किया था, वर्सेटाइल एंथर, है ना। ये ऊपर एंथर है और फिलामेंट यहाँ नीचे से टी शेप कंडीशन पाई जाती है, ये कहलाता है वर्सेटाइल एंथर।
एंथर इजीली फिलामेंट को वो मूव कर जाता है। गायनोशियम मोनोकार्पेलरी भी हो सकती है, ट्राइकार्पेलरी भी हो सकती है। अगर ट्राइकार्पेलरी होगी तो फिर वो सिनकार्पस होगी, ओवरी सुपीरियर रहती है यानी फ्लावर रहेंगे हाइपोगाइनस। फ्रूट में एक लफ्ज आप याद कर सकते हैं, अच्छा सवाल है कि इधर पोएसी फैमिली के अंदर आपको कैरियोप्सिस फ्रूट मिलता है। कौन सा फ्रूट मिलता है? कैरियोप्सिस। एक ये स्पाइक ऑफ स्पाइकुलेट याद रख लेंगे। कैरियोप्सिस फ्रूट कैसा होता है उसके बारे में आपको एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी में एक लाइन मिल जाएगी। उन्होंने जहाँ सीड टॉपिक पढ़ा है वहां ये लिखा हुआ है कि इन द सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड इज जनरली फ्यूज विद द फ्रूट फॉल। तो सीरियल्स में, अनाज में देखा जाता है कि सीड कोट एकदम मेम्ब्रेनस होता है एंड इट इज जनरली फ्यूज विद द फ्रूट फॉल। अगर हम एक फ्रूटलेट को खोल के देखेंगे तो बिल्कुल ये ऐसे ही स्ट्रक्चर नजर आता है कि सीड के चारों तरफ बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो कि फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज होती है। तो एक ऐसा फ्रूट जिसमें कि सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड इज जनरली फ्यूज विद द फ्रूट बॉल, उसे कैरियोप्सिस ही बोला जाता है। तो गेहूं चावल वगैरह में यही देखा जाता है। अब क्योंकि मोनोकॉट है तो इसमें कॉटलेटन तो बहुत दुबला पतला सा होगा इसका, तो अच्छा खासा खाना इनके एंडोस्पर्म में मौजूद होगा। इसलिए क्योंकि मोनोकॉट है तो आप कह सकते हैं जो सीड्स होंगे वो एंडोस्पर्मिक होंगे। प्लेसेंटेशन वाला आंसर हालांकि यहाँ पर आपको रटना पड़ेगा कि इनके अंदर प्लेसेंटेशन देखा जाता है बेसल। प्लेसेंटेशन कैसे देखा जाता है? बेसल। तो फ्लोरल डायग्राम अगर आप रिकॉल करेंगे तो ब्रैक्ट्स तो आपने बोलना ही है। फ्लावर आपने एक फ्लोरेट जो था स्पाइकलेट के अंदर आपने फ्लोरेट को देखा था जाइगोमॉर्फिक, तो ब्रैक्ट्स के साथ जाइगोमॉर्फिक मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद हैं तो आप बोल देंगे कि यहाँ बाइसेक्सुअल कंडीशन है। दो ट्रैपल हैं तो P2 बना देंगे। एंड्रोशियम 3 या 6 होते हैं और गायनोशियम G1 या G3, मोनोकार्पलरी या ट्राइकार्पलरी, और ट्राइकार्पलरी होगा तो सिनकार्पस होता है तो हम ब्रैकेट लगा देंगे 3 के आगे। ओवरी होती है सुपीरियर। तो यहाँ पर हमने ये जो नई फैमिलीज ऐड हुई हैं तीनों के बारे में डिस्कस किया है। आपको इन्हीं पॉइंट्स को ज्यादा ध्यान से याद करना है जिनके रिलेटेड एनसीईआरटी में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है। मैंने सोचा कि एक आसान सी शक्ल में इस बात को बता दिया जाए कि मालवेसी फैमिली से कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन-कौन सी इसमें नई टर्म्स हैं बॉटनी की जो कि आपको पता होनी चाहिए। नीट एग्ज़ाम में हो सकता है डायरेक्ट वहीं से सवाल पूछ लिया जाए। तो मैंने यहाँ कवर किए हैं एनसीईआरटी के डिफरेंट टॉपिक्स से यहाँ पर कुछ खास बातें और जो 3 इसमें नई टर्म्स ऐड हुई हैं। शुरू करते हैं मालवेसी फैमिली को। अब यहाँ से हम सवाल याद कर लें उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इसके एग्ज़ाम्पल्स याद कर लें। मालवेसी फैमिली से 3 एग्ज़ाम्पल आप याद कर लें तो काफ़ी है। एक तो आप याद कर लें इसमें भिंडी आती है, दूसरा कॉटन और तीसरा चाइना रोज़। भिंडी इज़ अबेलमस्कस एस्कुलेंटस एज़ अ फूड इस्तेमाल होती है। कॉटन गॉसिपियम इसके फाइबर्स इस्तेमाल होते हैं कपड़े वगैरह बनाने के लिए। और तीसरा हिबिस्कस चाइना रोज़ एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये 3 एग्ज़ाम्पल हमें इसमें याद करने। दूसरा इसमें 2 इम्पोर्टेंट फीचर है जैसे कि भिंडी को काटते समय आपने देखा होगा कि उसमें एक म्यूसिलेज सा महसूस होता है। भिंडी इज़ अ फ्रूट है ना? बॉटनी के अंदर ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर, तो बॉटनी में फ्रूट ही है, वेजिटेबल नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको कि हम एज़ अ वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं। तो इधर भिंडी में जैसे कि आपको म्यूसिलेज से महसूस होता है, ये इनके फ्रूट में भी होता है और इनके फ्लावर में भी होता है। और इसके अलावा मालवेसी फैमिली के प्लांट्स में आप ये देखेंगे कि उनकी लीव्स में और उनके स्टेम में आपको ये स्टिलेट हेयर यानी स्टार शेप्ड हेयर नज़र आते हैं। तो स्टिलेट हेयर्स और म्यूसिलेज की मौजूदगी ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर है मालवेसी फैमिली के कि द म्यूसिलेज इज प्रेजेंट इन द वेरियस प्लांट पार्ट लाइक फ्लावर एंड द फ्रूट एंड द स्टिलेट हेयर स्टार शेप्ड हेयर आर प्रेजेंट ऑन द शूट। शूट मतलब कि स्टेम एंड लीव्स। तीसरा इसके फ्लावर जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने हिबिस्कस चाइना रोज़ का फ्लावर लगाया। इस फ्लावर की बनावट को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसको किसी भी एंगल पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अगर फ्लावर को आप किसी भी एंगल पर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि मालवेसी फैमिली के जो फ्लावर्स हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक हैं। गोले के अंदर हम ऐसे प्लस बना देंगे दिखाने के लिए। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ढेर सारे इसके अंदर ये एंथर्स नज़र आ रहे हैं और स्टेमन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर ये ढेर सारे स्टेमन्स मतलब बहुत होते हैं, तो हम इनफाइनाइट स्टेमन्स कह सकते हैं। और ये तमाम स्टेमन्स जो है मतलब एंथर फिलामेंट 2 पार्ट होंगे इसके स्टेमन के। फिलामेंट सब आपस में फ्यूज़्ड हैं और ये एक स्टेमिनल ट्यूब बन गई है। तो फिलामेंट से अगर एंथर जुड़े हुए होते हैं एक ही बंडल में और एनसीईआरटी में उसके लिए एक लफ्ज़ दे भी रखा है जिसे मोनोडल्फस बोला जाता है। स्टेमन्स आर यूनाइटेड इन वन बंडल फिलामेंट के ज़रिए मोनो। तो इसमें आप देख सकते हैं एंथर फ्री हैं, फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन वन बंडल ये कहलाता है मोनोडल्फस कंडीशन। तो मोनोडल्फस कंडीशन मालवेसी में देखी जाती है। और दूसरी ये स्टेमिनल ट्यूब बन गए। इधर ये आगे आपको 5 कार्पल्स नज़र आ रही हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इधर चाइना रोज़ में तो फिलहाल 5 कार्पल हैं, तो हम कह सकते हैं पेंटाकार्पल कंडीशन। कुछ में इससे भी ज़्यादा होते हैं, तो पॉलीकार्पल कंडीशन भी देखी जाती है। नीचे स्टैमिनल ट्यूब मतलब ये जो फिलामेंट्स के फ्यूजन से बनती है, ये इधर ये पेटल से जुड़ी हुई है। तो if stamens are attached with petals तो इसके लिए लफ्ज़ आता है एपिपेटैलस। आपने उधर सोलानेसी फैमिली के अंदर भी सुना था और यहाँ पर भी आप याद रखेंगे
कि यहाँ पर एपिपेटलस कंडीशन भी देखी जाती है। आपने याद किया होगा उधर टमाटर को लेके कि उसमें पर्सिस्टेंट कैलिक्स होता है ना? ब्रिंजल भी, चिली भी उधर एग्ज़ाम्पल में थी सोलानेसियम, इधर भिंडी में भी वही वाला मामला है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इधर मालवेसी के अंदर भी सोलानेसी की तरह हमें पर्सिस्टेंट कैलिक्स भी दिखाई देगा। फिलहाल एक्टिनोमॉर्फिक मुझे लफ्ज़ आपको याद कराना था। इसके अलावा दूसरा डायग्राम लिया है मैंने ये सिखाने के लिए कि जैसे कि आपने याद किया कि द रेड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल आर नोन एज़ ब्रैक्ट, तो एक लफ्ज़ आप याद रखिएगा। मालवेसी फैमिली में ब्रैक्ट्स भी नज़र आते हैं। इसके अलावा ये सेपल्स का ग्रुप है, इसे कहलाएगा कैलिक्स। कैलिक्स से ऊपर भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। 3 से 7 तक होते हैं, ये कहलाते हैं एपिकैलिक्स, ये कैलिक्स के ऊपर है। तो ब्रैक्ट्स और कैलिक्स के बीच में एक नई चीज़ आप सुन रहे हैं एपिकैलिक्स, तो आप ये याद कर लें कि एपिकैलिक्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इधर मालवेसी फैमिली में 3 से 7 एपिकैलिक्स यहाँ पर नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये दोबारा से दिखाया गया दूसरे एंगल से कि आप ये एपिकैलिक्स देख सकते हैं। मैंने लिखा भी है, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि बार-बार वीडियो को देखना ना पड़े, आपको पॉइंट्स पर रिवाइज़ करना पड़े। एपिकैलिक्स इट इज़ एन एडिशनल वर्ड ऑफ ब्रैक्टियोल्स, उधर ब्रैक्ट्स बोला था रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल। एपिकैलिक्स में जो सिंगल है इसके लिए लफ्ज़ आता है ब्रैक्टियोल्स बिटवीन द ब्रैक्ट्स एंड द कैलिक्स। 3 से 7 एपिकैलिक्स होती हैं। ये स्टैमिनल ट्यूब है जो कि फिलामेंट्स के फ्यूज़न के बाद बनी है। और इधर आप देख सकते हैं कि इधर आपको नज़र आ रहा है मोनो एडल्फस कंडीशन, यानी स्टेमेंस आर यूनाइटेड इन वन बंडल जो कि फिलामेंट से जुड़े हुए हैं। और मोनोथिकस एंथर होते हैं, ये और याद कर लीजिए, मतलब कि इनके अंदर केवल एक ही लोब होता है। इनफाइनाइट स्टेमन दिख ही रहा है, बहुत सारे स्टेमेंस हैं। और क्योंकि स्टेमिनल ट्यूब जुड़ी होती है नीचे पेटल से, कोरोला से, इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ एपिपेटलस कंडीशन भी देखी जाती है। स्टेमिनल ट्यूब भी मैंने लिख दिया था, फिलामेंट्स आर यूनाइटेड टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग स्टेमिनल ट्यूब। अच्छा, ऊपर ये जो कार्पल्स हैं इनके बारे में पॉइंट याद कर लें, 5 भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये सब आपने फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। अगर कार्पल फ्यूज़ हो जाते हैं इसको सिनकार्पस बोला जाता है इस कंडीशन को। तो यहाँ पर पेंटाकार्पलरी फिलहाल इधर चाइना रोज़ में नज़र आ रही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पॉलीकार्पलरी कंडीशन भी हो सकती है, सिनकार्पस गायनोशियम होती है, ओवरी सबसे ऊपर है, तो ये भी आप याद कर लें कि इधर सुपीरियर ओवरी देखी जाती है। तो अब हमने ये एक फ्लोरल डायग्राम बना दिया है। इसी डायग्राम से हम इसका एक फ़ॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे और 2-4 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इधर ये मदर एक्सिस दिखा रखी है, जैसे कि फ्लावर इसी डंडी से यहाँ से जुड़ा होगा, कट सेक्शन में दिख रही है। और ये बाहर हमने एपिकैलिक्स दिखाए, ब्रैक्ट्स नहीं दिखाए। एपिकैलिक्स 3 से 7 तक होती हैं, फिलहाल इस डायग्राम में 7 दिखा रखी हैं, तो आप ये याद रखिए मालवेसी फैमिली में एपिकैलिक्स होते हैं 3 से 7। उसके बाद दिखा रखी हैं सेपल्स। सेपल्स इसके अंदर 5 हैं और एंड टू एंड जुड़ी हुई हैं। वैसे तो एपिकैलिक्स भी आप देख सकते हैं, जो ब्रैक्टियोल्स हैं ये भी एंड टू एंड जुड़े हुए हैं बिना ओवरलैपिंग के, तो आप यहाँ बोल सकते हैं एपिकैलिक्स में वॉल्वेट एस्टिवेशन देखा जाता है। यहाँ पर ये जो सेपल्स हैं ये भी एंड टू एंड जुड़े हुए हैं बिना ओवरलैपिंग के, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सेपल्स में यानी कैलिक्स में भी वॉल्वेट एस्टिवेशन देखा जाता है। क्योंकि सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर गैमोसेफेलस कंडीशन देखा जाता है। तो सेपल्स 5 हैं, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें नज़र आएँगे K5, सबके साथ आपस में जुड़ी हुई है, तो हम बाहर ब्रैकेट लगा देंगे। फ्यूज़ हैं, गैमोसेफेलस बोल सकते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन। कैलिक्स से रिलेटेड मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि भिंडी को देखकर आप याद कर लीजिए कि इसमें पर्सिस्टेंट कैलिक्स भी देखा जाता है। कैलिक्स के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कोरोला। कोरोला के अंदर आप देख सकते हैं पेटल्स का एक पार्ट अंदर एक बाहर, कि अगर ओवरलैपिंग किसी खास डायरेक्शन में होती है तो इसे ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोला जाता है, आपको याद होगा। तो यहाँ पर मालवेसी फैमिली में ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, 5 पेटल्स हैं और ये सब आपस में अलग-अलग हैं, तो आप बोलेंगे कि इसमें पॉलीपेटलस कंडीशन देखी जाती है। तो कोरोला के लिए पेटल्स के लिए C5 लिख देंगे और बाहर ब्रैकेट नहीं लगाएँगे क्योंकि ये सब फ्री हैं, आपस में फ्यूज़ नहीं। उसके बाद ये मैंने स्टेमेंस दिखा दिए, ढेर सारे स्टेमेंस हैं और ये कनेक्ट कर भी दिखा दिया ताकि आपको वाली बात याद रहे कि जो स्टेमेंस हैं वो पेटल से जुड़े रहते हैं। असल में स्टेमिनल ट्यूब जुड़ी रहती है, तो एपिपेटलस कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड्रोशियम में आप स्टेमेंस के बारे में बोलेंगे, इनफाइनाइट स्टेमेंस होते हैं। सारे के सारे एक ही बंडल में जुड़े हुए हैं, तो मोनोएडल्फस। आपको एंथर यहाँ पे मोनोथिकस नज़र आता है और जिसमें कि नीचे तमाम फिलामेंट्स के जुड़ने से एक स्टेमिनल ट्यूब बन जाती है जो कि पेटल से जुड़ी हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। अब क्योंकि स्टेमन्स बहुत सारे होते हैं इनफाइनाइट, तो ए के आगे इनफाइनाइट, सब के सब एक ही बंडल में है मोनोएडल्फस, तो यहाँ लगा दिया हमने ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ अंदर आप देख सकते हैं गायनोशियम कट सेक्शन में दिखाया है, 5 चैम्बर नज़र आ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर आपको पेंटालोक्युलर ओवरी नज़र आ रही है, 5 कार्पल के फ्यूजन से बनी है, तो हम ये याद कर सकते हैं गायनोशियम जो है 5 से लेके, बहुत सारी भी हो सकती हैं, 5 से लेके इनफाइनाइट सबके सब आपस में जुड़ी हुई है, सिनकार्पस है तो बाहर लगा दिया हमने ब्रैकेट। याद रहेगी बात। सी और ए पर ही ऊपर एक आर्च शेप स्ट्रक्चर बना दिया एपिपेटलस कंडीशन दिखाने के लिए। तो फिलहाल इस डायग्राम से आपने देखा कि एपिकैलिक्स है 3 से 7, कैलिक्स हैं 5 और कोरोला भी है 5, सेपल्स 5 हैं, पेटल्स 5 हैं, तो ये पेंटामेरस फ्लावर हो गया। तो फ्लावर में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों नज़र आ रहे हैं, तो बाइसेक्सुअल भी हो गया, ब्रैक्ट्स इसमें होते हैं।
फॉर्मूला आप ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रैक्ट्स भी हैं तो BR बना देंगे, और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, मैं फोटो दिखाया था आपको, तो गोले पे आप प्लस बना देंगे, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों, तो आप ऐसे दिखा दें एपिकैलिक्स 3 से 7। कैलिक्स के अंदर आप बोल देंगे कि इसके अंदर K 5 है, बाहर लगाना होगा ब्रैकेट। कोरोला पेटल्स भी 5 हैं, फ्यूज नहीं है आपस में, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, तो यहाँ पे आप सिर्फ 5 बनाएंगे, और अंदर एंड्रोशियम होते हैं इनफाइनाइट, स्टेमिन्स इनफाइनाइट होते हैं, तो आप यहाँ पर इनफाइनाइट का सिंबल ब्रैकेट, और यहाँ पर आप ऊपर एक आर्च शेप स्ट्रक्चर बना देंगे एपिपेटलस कंडीशन दिखाने के लिए। गायनोशियम के अंदर ओवरी सुपीरियर है, पीछे आपको दिखाया भी था फोटो के अंदर, तो जी के नीचे एक लाइन बना देंगे, और कार्पस 5 से लेके इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फ्लोरेसेंस अगर आता है सवाल, तो ये रटना पड़ेगा कि सॉलिटरी भी हो सकती है और साइमोस भी हो सकती है। फ्लावर्स में ब्रैक्ट्स भी हैं, ब्रैक्टिएड भी हैं, एक्टिनोमॉर्फिक भी हैं और बाइसेक्सुअल भी हैं। 5-5 सेपल पेटल हैं तो पेंटामेरस भी होते हैं, ये आप याद कर लेंगे। फ्रूट में लफ्ज़ आपको रटना होगा कैप्सूल, आपको ये लफ्ज़ याद है, लॉक्यूलिसिडल कैप्सूल है कि मतलब चैम्बर्स होते हैं, भिंडी को काट के आप देखें, आपको उसके अंदर चैम्बर नज़र, भिंडी इज़ अ फ्रूट, है ना? तो लॉक्यूल नज़र आते हैं, उसके अंदर लॉक्यूलिसिडल कैप्सूल हम लफ्ज़ याद कर सकते हैं। उम्मीद है कैप्सूल ही अगर पूछे, अगर सवाल आया तो। सीड्स क्योंकि डाइकॉट प्लांट है तो आप नॉन एंडोस्पर्मिक लफ्ज़ बोल सकते हैं सोच के भी, और प्लेसेंटेशन इस फोटो को देखकर बोलिए एक्साइल प्लेसेंटा यहाँ पर नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी-सी वीडियो समझ में आई होगी। जल्दी ही इंशाल्लाह और जो बाकी 2 फैमिलीज़ बची हैं, उन पर भी ऐसी ही छोटी-सी वीडियो बनाकर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको याद करा देंगे। बेस्ट ऑफ लक।